कि नाउ सी हियर अपना देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्टैट्यूटरी अपडेट। अब इंस्टीट्यूट सुनो क्या करती है, हर एग्जाम में इन लोग स्टैट्यूटरी अपडेट करके फाइल रिलीज करते हैं। ये अक्सर क्या इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मिलेगा अपने को और हर एग्जाम के लिए होता है। और एक्चुअली ये स्टैट्यूटरी अपडेट में होता क्या है मालूम है, सीबीडीटी ने रिसेंटली कोई नोटिफिकेशन इशू किया होगा या फिर कोई सर्कुलर इशू किया होगा, तो वो बात का इन लोग अपडेट इंस्टीट्यूट देती है स्टूडेंट्स को। ओके, बाकी सी जो एक्चुअल मेन लॉ होता है वो तो बजट में डिसाइड हो जाता है ना। ओके, लेकिन ये जो अपडेट्स के फॉर्म में आता है, दीज आर सीबीडीटी के नोटिफिकेशंस जो अचानक कभी भी आ सकते हैं और वो बच्चों को तो मालूम नहीं पड़ेगा ना, तो इंस्टीट्यूट के अपनी वेबसाइट पे ये अपडेट के फॉर्म में डालती है। ओके, तो सी एक स्टैट्यूटरी अपडेट तो मैंने जैन 26 के लिए जो होता है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसमें सेफ हार्बर रूल्स वगैरह था ना। अब ये दूसरा स्टैट्यूटरी अपडेट है, इवन दिस इज फॉर जैन 26 अटेम्प्ट। ओके, बट बाद में जो मई 26 में भी अपेयर करेगा, सितंबर 26, जैन 20, उन लोग के लिए भी एप्लीकेबल है। लेकिन ये जैन 26 वालों के लिए स्पेशली रिलीज हुआ है। दैट डजंट मीन इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर जैन 26 के बच्चे, इट विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ मई 26 एंड अपकमिंग अटेम्प्ट्स। आने वाले हर अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन इसको ऐसा नाम क्यों दिया, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ने जैन 26 बोल के ऐसा रिलीज किया है। एनीवे से बच्चों के लिए सब पढ़ने वाली चीज है बस। इन शॉर्ट तुम लोग समझ लो, कुछ नई नई चीज अपने को और पढ़नी है। इट इज एप्लीकेबल फॉर जैन 26 के बच्चे तो है ही, प्लस ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर मई 26, सितंबर 26 एंड जैन 27 अटेम्प्ट। ऐसे तो मई 26 का एग्जाम जब आएगा ना, उसके लिए इन लोग वापस से कुछ रिलीज करेंगे। वो तो क्या, मैं हर अटेम्प्ट में जब भी इंस्टीट्यूट ऐसा कोई रिलीज करती है तो उसका यूट्यूब में वीडियो डालता ही हूँ मैं। ओके, एनीवेज फिलहाल जो मैं कर रहा हूँ वो जैन 26 का अपडेट्स है। तो लुक हियर, पहला अपडेट सेक्शन 54 ईसी था मालूम, 54 ईसी उसमें हम लोग कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच के जो लॉन्ग टर्म गेन होता है उसको एग्जाम करवाना है, तो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है ना। बॉन्ड्स ऑफ कौन से बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं भाई, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फिर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर अपने नोट्स में ऐसा लिखा था एनी अदर बॉन्ड्स एज में बी नोटिफाइड, तो इन लोग ने और दो नए बॉन्ड्स नोटिफाई किए। तो सी वो दो बॉन्ड्स कौन से, एक तो हुडको का बॉन्ड्स है। हुडको, हुडको क्या होता है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, और सीओ का मतलब कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, तो ये हुडको के बॉन्ड रिसेंटली नोटिफाई किए। लेकिन सी इंस्टीट्यूट ने ये भी बोला है, फिर इंस्टीट्यूट तो खाली बता रही है, सीबीडीटी ने ये सब नोटिफाई करने वाले कौन है, सीबीडीटी। तो सीबीडीटी ने ये भी बोला है कि ओनली इफ दी बॉन्ड्स आर इश्यूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 25, उसमें अगर पैसा लगाया तो एग्जेम्पशन मिलेगा 54 ईसी का। 54 ईसी में अमाउंट पता है कितना था, मैक्सिमम 50 lakhs। तो अमाउंट सब रूल सेम है, खाली न्यू बॉन्ड्स नोटिफाई किए हुए। बट बी केयरफुल, ओनली दोज बॉन्ड्स विच आर इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 25 विल बी एलिजिबल। ओके, फिर एक और बॉन्ड्स नोटिफाई किया इन लोग ने, IREDA, इसका फुल फॉर्म देखो क्या है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसके भी बॉन्ड्स इशू किए हैं ना, उसमें भी पैसा डाला तो एग्जेम्पशन मिलेगा। बट इसका इशू कब का होना चाहिए, ऑन और आफ्टर 9 जुलाई 25। ओके, तो ये दो नए बॉन्ड्स नोटिफाई हो गए। मतलब देखते ही देखते कितने बॉन्ड्स हो गए, तो सी मैंने उसका कीवर्ड ही बना दिया ना याद करने के लिए। अभी ये देखो, एक्चुअली अपडेट तो खाली इतना ही था, लेकिन अभी के बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो बच्चों को अभी कौन से बॉन्ड्स के नाम याद रखने हैं। तो ये देखो उसका कीवर्ड है, इसका कीवर्ड है फिडनी। क्या बोलना चाहिए इसको, फिडनी। फिडनी में क्या क्या आ गया, पी क्या था, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये तो पहले बताया हुआ था। फिर हुडको, ये नया है। फिर IREDA, ये भी नया है। फिर RECL, नाई और IRFCL तो पहले से था ना। इसका कीवर्ड जैसा बना दिया ताकि बच्चों को याद रखना है कि दीज बॉन्ड्स आर एलिजिबल फॉर इन्वेस्टमेंट सो दैट यू कैन क्लेम एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC। ओके, तो एग्जाम में कभी हुडको वुडको ये सब आ गया ना तो 54 EC में लेना है। तो ये एक अपडेट हो गया। ओके, सी जैन 26 के अपडेट्स में से ना एक अपडेट ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, सेफ हार्बर रूल्स के नाम पे। ओके, अब सी अगला अपडेट देखना, अगला अपडेट इज
टीडीएस और टीसीएस में इंटरेस्ट आता हो ना, इंटरेस्ट किस बात का, कि अगर टीडीएस काटने के बाद उसको अगले महीने की 7 तारीख तक डिपॉजिट नहीं करते और मार्च का टीडीएस हुआ तो 30 अप्रैल तक डिपॉजिट नहीं करते तो उसमें इंटरेस्ट लगता है। ओके, इंटरेस्ट कितना लगता है, 1.5% पर मंथ वाला जो इंटरेस्ट है ना वो, तो सी वो इंटरेस्ट के लिए ना अभी रिसेंटली एक सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन दिया था कि कई बार क्या होता है, सुनो, कि हमने टीडीएस डिपॉजिट करने का प्रोसीजर इनिशिएट कर दिया है। अरे टीडीएस डिपॉजिट कैसे करते, अरे चालान वालान भर के उसको डिपॉजिट करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स में। तो कई बार क्या होता है, हमने डिपॉजिट करने का प्रोसीजर इनिशिएट कर दिया है और अपने खाते से पैसा भी निकल गया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका क्रेडिट नहीं मिला है। मतलब कभी कभी टेक्निकल इशू आता है, और ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में हुआ होगा कि कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण बंदे ने क्या बोला कि हमने तो टीडीएस डिपॉजिट कर दिया है, हमारा बैंक का पासबुक देखो, हमारे बैंक में तो एंट्री भी आ चुका है, लेकिन आपको नहीं मिला ना। अरे कभी कभी क्या अपने को तो क्या एक एक दिन का हिसाब रखना पड़ता है ना, अगले महीने की 7 तारीख तक डिपॉजिट करना होता है ना टीडीएस। तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि हमने तो अगले महीने की 7 के पहले पहले पेमेंट इनिशिएट कर दिया था और अपने बैंक अकाउंट में तो पैसा कट गया ऐसा दिख भी रहा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को वो मिला नहीं है ड्यू टू सम बैंकिंग चैनल का टेक्निकल इश्यू। तो ऐसा कई बार हुआ था रियल लाइफ में, और उस चक्कर में क्या है, एसएससी लोग को सफर क्या करना पड़ता था, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने भी इल्जाम लगाती थी आपने टीडीएस लेट डिपॉजिट किया है, और कोई कोई लोग का टीडीएस का अमाउंट ही इतना भारी होता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भरना अननेसेसरी बर्डन हो जाता है ना। उसके लिए गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन निकाला है। सीबीडीटी ने क्या बोला, चलो अगर ऐसी सिचुएशन आई ना तो हम तुम्हारा इंटरेस्ट को वेव कर देंगे। वेव कर देंगे मतलब माफ कर देंगे, बट तू साबित कर कि तूने टीडीएस जमा करने की जो ड्यू डेट होती है उसके पहले तूने पेमेंट का प्रोसेस इनिशिएट कर दिया था, और तू तेरा बैंक स्टेटमेंट वगैरह से बता कि तेरे खाते से पैसा कट गया था। हाँ, कोई टेक्निकल ग्लिच के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं मिला है, उस बात का हम लोग को भी अगर सुकून हो गया तो हम लोग इंटरेस्ट लेवी नहीं करेंगे, इट विल बी वेव्ड। तो सी पढ़ो क्या लिखा है, ये टीडीएस और टीसीएस दोनों के लिए, बोलते थे भले मैं टीडीएस बोल रहा हूँ लेकिन इट इज फॉर टीडीएस टीसीएस बोथ। तो क्या था, इफ टीडीएस टीसीएस पेमेंट इज इनिशिएटेड, अमाउंट इज डेबिटेड टू द बैंक बिफोर द ड्यू डेट। ये ड्यू डेट मतलब टीडीएस डिपॉजिट करने का जो ड्यू डेट होता है ना, वो उस डेबिटेड टू द बैंक मतलब अपने खाते से पैसा कट गया है। अरे अपने खाते में पैसा जाता है तो बैंक स्टेटमेंट डेबिट होता है ना यार, बट नॉट क्रेडिटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यू टू टेक्निकल इश्यू, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट का वेवर होता है। लेकिन सी ये जेन्युइन प्रॉब्लम तुमको पता है ना, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए अपने को एक एप्लीकेशन वगैरह करना पड़ेगा, क्योंकि सी गवर्नमेंट तो यही सोचेगी ना कि भाई टीडीएस टाइम पे डिपॉजिट नहीं करता, इंटरेस्ट चेप दो इसको। तो लेकिन मैं जेन्युइन है मुझे पता है ना, तो वी हैव टू अप्रोच गवर्नमेंट फॉर दिस। तो सी उसके लिए प्रोसीजर लुक हियर, यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन टू सीसीआईटी, डीजीआईटी, प्रिंसिपल सीसीआईटी, फुल फॉर्म क्या है, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इन लोग को एप्लीकेशन लिख के बताओ कि मेरे साथ ये तकलीफ हो गई थी। फिर ये देखो उसका कुछ टाइमलाइंस भी है, लुक हियर, जिस साल का इंटरेस्ट है, अरे टीडीएस का इंटरेस्ट होता है ना, जिस साल का इंटरेस्ट है उस साल के एंड से विद इन 1 year यू हैव टू मेक द एप्लीकेशन टू होम, सीसीआईटी, डीजीआईटी, प्रिंसिपल सीसीआईटी। मतलब जिस साल का इंटरेस्ट उसके 1 year में यू टू मेक एन एप्लीकेशन, एंड फिर अप्लाई किया उसके 6 महीने में रिप्लाई भी आ जाएगा। ये देखो अप्लाई जिस महीने में किया ना, देखो मंथ दिख रहा है, मंथ, उसके 6 महीने में रिप्लाई आ जाएगा। मतलब ये देखो अप्लाई का 1 year कैसे गिनेंगे, फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच इंटरेस्ट इज लेवीड, और अप्लाई करने वाला जो मंथ होता है, जैसे मान लो अप्लाई किया था 3 जुलाई को, तो महीने को एंड करो, उसके बाद जैसे जुलाई को एंड किया तो उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे 6 महीने में रिप्लाई आएगा। और इधर मैंने ऐसा क्यों लिखा फाइनल, मतलब इसके खिलाफ बाद में अपील मत करो, क्योंकि हम लोग वेवर कर रहे हैं तो थोड़ा एहसान कर रहे हैं, और हमको लगा कि जेन्युइन केस है तो वेव कर ही देंगे, फिर भी कोई कारण से नहीं किया होगा तो इसमें झगड़ा झगड़ी मत करो यार, कि हम लोग वेव कर रहे हैं ना, बस ये रूल से ही तुम लोग खुश हो जाओ। ओके, मतलब इन शॉर्ट ये फाइनल का मतलब यू कैन नॉट अपील अगेंस्ट दिस इन केस तुम्हारा वेवर अप्रूव नहीं हुआ तो। और इधर पता ये भी बोला है कि बाय चांस तुमने इंटरेस्ट भर भी दिया है,
अरे टीडीएस डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट है हमने पे कर दिया तो रिफंड भी आ जाएगा। मीन्स यहाँ से अगर रिप्लाई अपना पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव रिप्लाई का मतलब क्या है, या तो इंटरेस्ट वेव हो जाएगा या फिर ऑलरेडी पे कर दिया है तो रिफंड आ जाएगा। ये कौन सा इंटरेस्ट है? टीडीएस वाला इंटरेस्ट। ओके, सी ये सब क्या छोटे मोटे रूल्स है, लेकिन क्या है रिसेंटली अपडेट के फॉर्म में आता है ना तो उसका इंपॉर्टेंस हो जाता है। बाकी सी ये सब रूल जब पुराने हो जाते हैं ना, ये सब पॉइंट्स की इतनी कोई वैल्यू भी नहीं रहती है। लेकिन क्या है, हाल ही में रिसेंट सीबीडीटी ने इसका नोटिफिकेशन इशू किया है ना, तो इंस्टीट्यूट की एग्जाम्स में तो एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसलिए तो अपडेट्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। बाकी तो क्या है, ठीक है, नॉर्मल चीज़ है ना कि कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होगी तो अप्लाई करो, वो लोग समझ के अपना इंटरेस्ट वेव कर देंगे। ये एक अच्छा नोटिफिकेशन बन गया। ये तो मतलब सालों साल तक इसकी मिसाल रहेगी यार। हुडको वाले बॉन्ड्स भी अभी एलिजिबल है। सी एक ज़माने में खाली मैं नाई वाले बॉन्ड्स ही पढ़ाता था, बहुत पुराने ज़माने की बात है, खाली नाई बॉन्ड्स था। फिर बाद में आरईसीएल को ऐड किया, टीएफसीएल को ऐड किया, फिर आईआरएफसीएल को ऐड किया, अभी इन लोग ने हुडको और आईआरईडीए को भी ऐड कर दिया। बाय द वे सी इंस्टीट्यूट का तुम लोग डॉक्यूमेंट देखोगे ना, स्टैट्यूटरी अपडेट वाला ये डॉक्यूमेंट, उसमें इन लोग ने हुडको ही लिखा है खाली। तो तुम लोग ये मत सोचो ये सर कहाँ से जबरदस्ती का पढ़ा रहे। जबरदस्ती का नहीं, ये भी सीबीडीटी ने नोटिफाई किया था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने स्टैट्यूटरी अपडेट के अंदर इंक्लूड नहीं किया है। और ठीक है, मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई हैव फुल्ली वेरीफाइड द सीबीडीटी नोटिफिकेशन। इन लोग ने ये भी नोटिफाई किया, ये बॉन्ड्स भी। लेकिन इंस्टीट्यूट का तुम लोग डॉक्यूमेंट देखोगे ना, उसमें तुमको खाली हुडको दिखने वाला है। बट तुम लोग को ये भी याद रखना, क्या भरोसा एग्जाम में पेपर सेटर ने आईआरईडीए वाला भी डाल दिया तो वो भी अपने लिए रेलेवेंट है। तो ये दो अपडेट हो गए, एक तो 54 ईसी, दूसरा है वेवर ऑफ इंटरेस्ट का। अगला अपडेट देखो, 3CD फॉर्म भरते हैं ना, टैक्स ऑडिट का 3CD फॉर्म, उसमें भी कुछ न्यू चेंजेस आए। अरे रिसेंटली जो 3CD टैक्स ऑडिट वगैरह हुआ था ना, तो सब लोग ने फॉर्म भी थोड़ा नया है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए तुमको बताना है। और वैसे भी अपने सिलेबस में टॉपिक है ना टैक्स ऑडिट एंड एथिकल कंप्लायंसेस, उसमें अपने को 3CD में क्या क्या रिपोर्टिंग करना उसका आइडिया होना चाहिए। तो सी ऐसे तो मैंने 3CD में क्या क्या डिस्क्लोज करना है वो तुमको पहले बताया हुआ है, ओके। लेकिन अब देखो कुछ न्यू अपडेट्स। तो सी पहला अपडेट क्या है, क्लॉज 22 में माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को जो पेमेंट्स करते हैं ना, उसका जो इंटरेस्ट होता है, अरे मसपेडा यार, मसपेडा क्या बताया था, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006, उसके अंडर अगर कोई इंटरेस्ट भरना पड़ता है तो पीजीबीपी में डिसअलाउड है। ये पीजीबीपी पढ़ाते टाइम बताया था कि एनी इंटरेस्ट लेविड अंडर मसपेडा इट इज डिसअलाउड इन पीजीबीपी। तो सी अभी तक क्या होता था, वो इंटरेस्ट का खाली डिस्क्लोजर करना पड़ता था कि मतलब अगर मैं सीईओ तो क्या बोलना पड़ता था कि मेरे क्लाइंट ने मसपेडा में कुछ लफड़ा किया है तो उसको इंटरेस्ट का इतना लायबिलिटी आ रहा है, वो खाली उतना ही रिपोर्टिंग करना पड़ता था। अब अपने को थोड़ा डिटेल्ड रिपोर्टिंग करना है। ये देखो डिटेल्ड रिपोर्टिंग में देखो क्या है, सी जो मैंने ब्लू में लिखा है वो तो पुरानी बात है, रेड में लिखा है वो नया बात है। सी पहले क्या मसमेडा वाला रिपोर्टिंग इतना डिटेल में नहीं होता था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला, भाई इसका डिटेल रिपोर्टिंग चाहिए। ये तो बताओ कि हाउ मच इंटरेस्ट यू आर सपोज टू बी पेइंग अंडर मसमेडा, प्लस ये भी बताना है टोटल अमाउंट ड्यू टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। जैसे मान लो मैं टैक्स ऑडिटर हूं तो मैं पूरा ऑडिट करके देखूंगा कि मेरे क्लाइंट को पूरे साल में कितना अमाउंट माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस वालों को देना था, कितना ड्यू था, फिर उसमें से कितना टाइम पे भरा, कितना लेट भरा, उसका भी डिस्क्लोजर देना है। तो सीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज अगर मैं किसी का ऑडिट करूंगा तो मैं पूरा छानबीन करके फाइंड आउट करूंगा कि उसने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज वालों से कितने ट्रांजैक्शन किए थे और कितना उसको पे करना आया था। तो ये तो क्या कितना ड्यू था, लेकिन उसमें से हमने कितना टाइम पे भरा, कितना लेट भरा, वो भी डिस्क्लोजर करना पड़ता है। पता है ना टाइम पे भरने का मतलब क्या है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज को कितने टाइम में पे करते हैं, इफ यू अग्रीड समथिंग इन राइटिंग तो विद इन अग्रीड टाइम बट नॉट मोर देन 45 डेज, एंड इफ यू नॉट अग्रीड एनीथिंग इन राइटिंग तो 15 डेज में चुकाना पड़ता है। तो अगर उतने टाइम में चुका दिया है तो इधर लिख देंगे पेड विद इन टाइम इतना अमाउंट था, और उतने टाइम में जो नहीं चुका है तो उसका अलग से डिस्क्लोजर करना है। तो ये न्यू चीज है, ओके। सी बिकॉज ये न्यू चीज है ना, इन लोग ये भी पूछ सकते हैं बाकी CSS 3CD में क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करना है, ऐसा कोई क्वेश्चन जनरली लेस लाइकली होता है। लेकिन ये अपडेट है ना,
तो इन लोग पूछ सकते हैं व्हाट इज द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अंडर क्लॉज 22 ऑफ फॉर्म 3CD, है ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो ये 3 चीज लेके आ जाना। ओके, तो ये एक अपडेट आ गया। अभी भी 3CD का पॉइंट चल रहा है, एक तो ये है। फिर अगला पॉइंट देखो, लुक हियर, लोन्स होता है मालूम है, सॉरी लोन्स का बाद में, अभी क्लॉज 26 देखना। अभी तक क्या होता था, 43B में जो कुछ भी डिसअला हो रहा था, 43B क्या है, मैंने PGP पढ़ा था टाइम, क्या बोला था, TB लिख रहा हूं, अरे कैश नहीं, कैश तो 40A3 में था ना, 43B मतलब मेरे नोट्स में TB लिक्रम करके कीवर्ड था। मतलब ये सब पेमेंट्स का रूल क्या था, इट शुड बी पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। क्या क्या था बताओ, टैक्सेस, बोनस एंड कमीशन, फिर लीव सैलरी, इंटरेस्ट और लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, शेड्यूल्ड बैंक, NBFC, इनसे लोन लिया, फिर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड वगैरह, फिर पेमेंट टू इंडियन रेलवेज, फिर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज था। तो सी अभी तक क्या करते थे 3CD में, ये TB लिक्रम का पूरा इकट्ठा क्लॉज 26 में रिपोर्टिंग होता था। लेकिन अब इन लोग ने क्या कर दिया है, वो TB लिक्रम वाला जो मेरा कीवर्ड है उसमें माइक्रो के लिए क्या बोला है, उसका रिपोर्टिंग क्लॉज 26 में मत करो, क्योंकि उसका सेपरेटली रिपोर्ट करने के लिए प्रीवियस क्लॉज था। अरे इसके पहले क्लॉज 22 था ना। अरे इन लोग ने थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर दिया है कि माइक्रो वाइक्रो का रिपोर्टिंग एक अलग ही क्लॉज में करो डिटेल में। कौन सा, थोड़ी देर पहले बताया, क्लॉज 22 में। तो इधर फिर है ना, माइक्रो वालों की रिपोर्टिंग मत करो, बाकी रिपोर्टिंग करो। और अगर तुम लोग को याद होगा ना, मैंने जब PGP पढ़ाया था, थोड़ा डिफरेंस भी है। क्या डिफरेंस है, यहां पर इट शुड बी पेड, इधर ये TB लिकर में इट शुड बी पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग द रिटर्न, मतलब पेमेंट बेसिस का क्राइटेरिया अलग है। और माइक्रो स्मॉल में इट शुड बी पेड एज पर द ड्यू डेट ऑफ मसमेडा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट। तो दोनों का पेमेंट बेसिस का सिस्टम भी तो अलग है ना। तो उन लोग ने 3CD को स्ट्रीमलाइन कर दिया है। अभी क्या करना होता है बताओ, जो माइक्रो वालों का रिपोर्टिंग करना है वो क्लॉज 22 में, और बाकी जो ट्रांजेक्शन होते हैं 43B वाले, उसकी रिपोर्टिंग इधर हो जाएगी। तो इधर अपडेट क्या देखो, क्लॉज 22 विल रिपोर्ट एवरीथिंग ऑफ 43B अदर देन amount due to micro and small enterprise because it has been separately reported in clause 22. okay, तो ये हो गया। फिर अब क्लॉज नंबर 31, पता है मैंने 269 SS, एक से इधर देखो पहले, 269 SS 269 T पढ़ाया था कि 20,000 और मोर का लोन है तो कैश में नहीं ले सकते, अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट TCS में होना चाहिए। वही अगर लोन रीपे भी करते तो इट शुड नॉट बी पेड इन कैश इफ इट इज 20,000 और मोर, तो उसका रिपोर्टिंग पहले से ही हो रहा है। लेकिन अभी इन लोग ने क्या किया, इसका रिपोर्टिंग को थोड़ा एकदम डिटेल कर दिया है। पहले उसकी रिपोर्टिंग थोड़ी ऊपर ऊपर से होती थी, लेकिन इधर क्या, लोन को लेके बहुत झोलझाल होता है ना रियल लाइफ में। तो अभी लोन का टेकिंग लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, इसका रिपोर्टिंग थोड़ा डिटेल में हो रहा है। और डिटेल में पता है इन लोगों ने क्या किया है, कोड नंबर बना दिया है। जैसे कितना पैसा तुमने रिसीव किया था उसका कोड ए, कितना पेमेंट्स किया था कैश में, अरे कैश रिसीट कैश पेमेंट का है ना लोन। अरे रूल पता है कि नहीं, लोन अगर 20,000 और मोर है तो कैश में नहीं ले सकते, वही रीपेमेंट करना है तो कैश में नहीं कर सकते। तो पूरे साल में अगर कुछ कैश में लिया है या फिर कैश में रीपे किया है तो उसका कोड नंबर दो। ये देखो कोड नंबर कुछ ऐसा है, ए से लेके एल तक है। अब वो किस चीज का क्या कोड है वो याद नहीं रखना है। जैसे जस्ट फॉर नॉलेज बता रहा हूं कि अगर कैश में कुछ भी रिसीव किया होगा ना, और पूरे साल में मान लो कैश में रिसीव किया था 6 लाख रुपया, अरे मैं ऑडिटर हूं, मैंने क्लाइंट का ऑडिट करते टाइम देखा कि उसने 6 लाख रुपया कैश में रिसीव किया था लोन, तो वो 6 लाख मुझे रिपोर्ट करना है, उसको नंबर देना पड़ेगा ए। अरे मतलब इन शॉर्ट अभी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि CA लोगों जब ऑडिट करते हो ना, हम जो कोड बता रहे कोड लिखो। सी ये कोड लिखने से क्या होता है, गवर्नमेंट का रूटीनी प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाता है। नहीं तो सी कितने लोगों की टैक्स ऑडिट होती है, अब हर जन का टैक्स ऑडिट का रिपोर्ट इनकम टैक्स वाली थोड़ी डिटेल में मैन्युअली देखते हैं।
इन लोगों को सब ऑटोमेटेड करना है, और ऑटोमेटेड करने के लिए क्या ऐसा कोड नंबर दे दिया ना तो उन लोग का क्या एफिशिएंटली काम हो जाता है। बाकी सी ये जो लोन टेकन और रीपेमेंट का डिस्क्लोजर तो सदियों से हो रहा है, जब से टैक्स ऑडिट की परंपरा आई है इसका रिपोर्टिंग तो हो ही रहा है, लेकिन अभी इसकी रिपोर्टिंग को थोड़ा डिटेल वे में करना है विथ सम कोड। अब किस चीज का क्या कोड है तुम लोगों को चाहिए तो इंस्टीट्यूट का जो डॉक्यूमेंट है ना स्टैट्यूटरी अपडेट का, उसमें तो एकदम डिटेल में दिया है। बट आई डोंट थिंक ये इन लोग एग्जाम में पूछेंगे इसका क्या कोड लिखने का, इसका क्या कोड लिखने का, लेकिन सब चीज का कोड दिया है। जैसे कैश में रिसीव किया तो कोड ए, कैश में पे किया तो कोड बी, फिर बाद में ऐसा भी है बेरर चेक से क्रॉस चेक से लिया तो उसका अलग कोड। अरे अकाउंट पे ही चेक चाहिए ना गवर्नमेंट को, तो ऐसा सबका कोड बना के रखा है और उसका रेंज क्या है ए से लेके एल तक। तो अपडेट क्या था, सी मैंने जो भी अपडेट है रेड में लिखा है, ये देखो नाउ इन क्लॉज 31 यू हैव टू गिव डिटेल्स विद कोड ऑफ एवरी अमाउंट, उसका जो नेचर है उसको समझ के कोड बनाया है। और जो इन लोग ने कोड बताया ना ऐसा सीबीडीटी ने बताया वो कोड अपने को नोटिफाई करना पड़ेगा टैक्स ऑडिट करते टाइम। तो ये कोड वाला सिस्टम नया चालू हो गया इन शॉर्ट। फिर क्लॉज 36B, ये तो टोटली नया ही क्लॉज ऐड हुआ है 3CD फॉर्म में, जो कई सालों से था नहीं, रिसेंटली ऐड से। अभी तक के जो क्लॉज थे ना वो तो थे, उसमें थोड़े चेंजेस हुए, ये तो क्लॉज ही नया आ गया है। इसका कहाँ के क्लॉज है, फॉर्म 3CD। उसी वो डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222F आया ना, ये नई चीज। अरे बायबैक में जो पैसा मिलता है शेयर होल्डर को इट इज डीम्ड एज अ डिविडेंड, तो ये चीज ही नहीं आई है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा यार ये डीम डिविडेंड बायबैक वाला जो होता है ये तो नया कॉन्सेप्ट है, तो ये 3CD में ये डिस्क्लोजर का पॉइंट भी डालना पड़ेगा। तो डैट मीन्स अगर मैं सीए हूं तो ऑडिट करते टाइम देखना है कि अगर मेरे क्लाइंट को बायबैक का कोई पैसा मिला है उसका भी रिपोर्टिंग करूंगा। कहाँ, क्लॉज 36B में रिपोर्ट करूंगा कि माय क्लाइंट हैज रिसीव्ड 25 lakhs ऑन बायबैक, क्योंकि जो भी अमाउंट बायबैक मिला इट इज डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222F। फिर बायबैक में क्या होता है, जो कॉस्ट होती है ना शेयर्स की, अरे जिन शेयर्स का बायबैक हुआ उसकी कॉस्ट अपने को कैपिटल लॉस दिखाने मिलता है। अगर मैं शेयर्स कई सालों से होल्ड कर रहा हूं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिखा सकता हूं, और अगर शेयर्स थोड़े टाइम पहले लिए थे बायबैक हो गए तो उसको शॉर्ट टर्म लॉस। फुल कॉस्ट इज शोन एज अ लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, और जो बायबैक में पैसा मिला है वो डीम डिविडेंड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अरे ये तो डीम डिविडेंड के टॉपिक में पढ़ाया हुआ है, खाली अभी क्या पढ़ा रहा हूं कि उसकी रिपोर्टिंग करने का नया सिस्टम चालू हो गया है इन क्लॉज नंबर 36B ऑफ फॉर्म 3CD। ये तो मैंने पूरा ही रेड में लिखा है, और पूरा रेड में मतलब टोटली नया अपडेट है। तो क्या लिखा है, डिटेल्स ऑफ डीम डिविडेंड, सॉरी इधर डिविडेंड वर्ड लिखना रह गया, डिविडेंड वर्ड मिसिंग है, वो तो जब मैं नोट शेयर करूंगा उधर लिख दूंगा मैं। क्या डिटेल्स ऑफ डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222F, और डिटेल्स में बेसिकली दो ही डिटेल चाहिए, व्हाट इज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन बायबैक बाय माय क्लाइंट। सीए क्लाइंट का ऑडिट करा ना सीए, उसको बताना मेरे क्लाइंट को बायबैक में इतना पैसा मिला था और उसके जो शेयर्स बायबैक हुए थे उसकी कॉस्ट इतनी इतनी थी, तो गवर्नमेंट को इसी में इंटरेस्ट है। ये जाएगा इफॉस में क्या अमाउंट रिसीव्ड, और कॉस्ट बन जाएगा कैपिटल गेन में लॉस। ओके, फिर अगला अपडेट, ये सब अपडेट अभी तक क्या क्या अपडेट बताया, 54 EC का था, वेवर वाला था, और फॉर्म 3CD, फॉर्म 3CD का ही चल रहा था। फॉर्म 3CD में टोटल 4 अपडेट्स है, गिनो 1 2 3 और ये 4 अपडेट्स हो गए। ओके, सी इंस्टीट्यूट का तुम लोग डॉक्यूमेंट देखो ना, उसमें बहुत डिटेल में दिया है। इन लोग ने क्या पूरा डिटेल में एलाबोरेट करके दिया है। आई एम जस्ट हाईलाइटिंग द चेंजेस, ओके, एंड यू जस्ट हैव टू डू दिस मच ओनली, ट्रस्ट मी। अब है ना, मैंने सेफ हार्बर रूल का जो वीडियो डाला था ना, सेफ हार्बर रूल्स, उसमें ना कुछ चीज पढ़ा नहीं रह गई। वो पहले मैंने सेफ हार्बर रूल पढ़ाया था ठीक है, लेकिन उसमें भी है ना देयर आर सर्टन पॉइंट्स, क्या भरोसा वो भी एग्जाम में पूछ ले, तो वो भी इंस्टीट्यूट के स्टैट्यूटरी अपडेट के डॉक्यूमेंट में है। सेफ हार्बर रूल पता है ना क्या होता है, कि अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस
गवर्नमेंट अपनी इनकम को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेगी विदाउट क्वेश्चनिंग अबाउट आर्म्स लेंथ प्राइस। ओके, उसका अपना कीवर्ड क्या था? एस गलगल, एस गलगल। लेकिन सी वो सेफ हार्बर रूल्स के ऑप्शनल होता है। मीन्स कोई एसएससी बोले ना मुझे सेफ हार्बर रूल वगैरह पसंद नहीं है, मैं अपने हिसाब से इनकम डिक्लेयर करूंगा, आपको शक है तो देख लो, आर्म्स लेंथ प्राइस का झगड़ा कर लूंगा, भिड़ जाऊंगा मैं तो भीड़ तेरी मर्जी। लेकिन अगर कोई सोचता है नहीं नहीं मेरे को एएलपी का झगड़ा नहीं चाहिए, गवर्नमेंट से मुझे मचमच नहीं करना है, मैं सेफ हार्बर में रहना चाहता हूँ, तो वो तेरी चॉइस है। बट अगर तेरे को सेफ हार्बर में आना है तो एक फॉर्म भरना पड़ता है। उसी वो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ। ये देखो, सबसे पहले फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म का नाम क्या है? 3 सेफा। ये तो मैंने पढ़ाया था, कुछ डिटेल चीज मैंने नहीं पढ़ाई थी, वो मैं बता रहा हूँ अभी। हाँ, तो एक तो क्या है, फॉर्म नंबर 3CEFA भरना पड़ता है। मैंने तुमको ऐसा डायलॉग भी मारा था कि अगर सेफ होना है तो सेफा भरो, सेफ होना है तो सेफा भरो, सेफ सेफा। ओके, और एक कब भरना पड़ता है? अप टू द ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न। अब इसके बाद है ना एक लंबा प्रोसीजर तुमको बढ़ाऊंगा। ऐसे क्या है, प्रोसीजर वाली चीज थोड़ी लेस लाइकली है, फिर भी रिसेंट अपडेट है ना, तो क्यों रिस्क लेना, अपने डिटेल में पढ़ लेते इसको। तो सी एक्चुअली बहुत हॉरिबल है, लेकिन मैंने एक ड्राइंग के अंदर पूरा समेट दिया है। और सी ये ड्राइंग में ना तुम लोग अपने हिसाब से मत देखना, मैं ना इधर इधर ऐसे पेन से हाईलाइट वाईलाइट करूंगा ना, उस पर ध्यान देना। तो सी सबसे पहले नंबर 1 पे देखो, नंबर 1, असेसी विल फाइल फॉर्म 3 सेफा टू AO। उसमें क्या लिखना पड़ता है? मुझे सेफ हार्बर रूल चाहिए। और पता है हम लोग 3 साल के लिए भी सेफ हार्बर रूल इकट्ठा मांग सकते हैं, मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए एट अ टाइम मिल सकता है। मतलब फॉर्म एक ही बार भरना है, 3 साल की छुट्टी। हाँ, 3 साल के बाद वापस तेरे को सेफ हार्बर वाली चीज चाहिए तो वापस से फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन एक बार फॉर्म भर के 3 साल की छुट्टी हो सकती है। अरे छुट्टी मतलब क्या, ALP का झगड़ा झगड़ी नहीं होगा ना फिर, तो यू कैन अप्लाई फॉर मैक्सिमम 3 इयर्स। लेकिन कोई बोले नहीं नहीं 3 साल का नहीं, 1 साल का तो सेफ हार्बर करवा ले, तो आगे का आगे देखेंगे। अरे एसएससी की चॉइस है, उसको सेफ हार्बर रूल पसंद नहीं है तो वो छोड़ सकता है। अरे सेफ हार्बर में क्या होता है मालूम है ना, अपने को गवर्नमेंट जितना इनकम बता रही उतना दिखाना ही पड़ेगा। मुझे नहीं दिखाना हो तो इट्स माय चॉइस ना। तो कोई एसएससी बोले हमको 1 साल का ही चाहिए, किसी को 2 साल का, लेकिन मैक्सिमम 3 साल का एट अ टाइम मिलेगा बाय सबमिटिंग फॉर्म 3CEFA। अब देखो ये स्टेप 1 हो गया। फिर उसके बाद है ना AO को अगर डाउट है, डाउट मतलब क्या मालूम है यार, ये एसएससी सेफ हार्बर रूल के लिए एलिजिबल ही नहीं है। अरे सेफ हार्बर रूल में कौन एलिजिबल होता है? जिसके एस गलगल वाले ट्रांजैक्शन होते हैं, है ना, एस गलगल। तो वैसा ट्रांजैक्शन होके तो एक क्वालिफाई भी तो होना पड़ेगा। नहीं तो क्या कितने लोग ऐसे ही मुंह उठा के आ जाते हैं हमको सेफ हार्बर चाहिए, वो लायक ही नहीं है सेफ हार्बर के। तो अगर AO को डाउट है ना भाई ये एसएससी सेफ हार्बर के लायक नहीं लग रहा है, मेरे को तो थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, तो वो ज़्यादा इंटरफियर नहीं करेगा, टपो को रेफर कर देगा। टपो कौन होता है? ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। तो सी AO को अगर लगा हाँ ये एसएससी तो सेफ हार्बर के लिए एकदम एलिजिबल है, तो शायद वो रिप्लाई भी नहीं करेगा। और वहां से कुछ रिप्लाई नहीं आया ना, मतलब मैं एक्सेप्ट हो गया हूं। अरे अपने फॉर्म 3CEFA भरते हैं ना और उनका कुछ जवाब नहीं आता है ना, तो अज्यूम करो तेरा सेफ हार्बर रूल अप्रूव हो गया है। लेकिन अगर उनको डाउट है, और डाउट किसको लेके होता है, वेदर मैं एस गल वाले क्राइटेरिया में फिट हो रहा हूं कि नहीं, वो चेक करेंगे। और कभी कभी क्या है, कोई कोई लोग का धंधा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये सेफ हार्बर रूल के लिए एलिजिबल है कि नहीं। इस बात का डाउट है ना, तो ये क्या करेगा, वो खुद ज्यादा कुछ सोचेगा नहीं, सीधा टपो को हैंड ओवर कर देगा। कितने टाइम में? विद इन 2 मंथ्स। 2 मंथ्स कहां से गिनना है? एंड ऑफ द मंथ इन विच सेफा इज रिसीव्ड। अरे सेफा हम किसको देते? AO को ना। देखो मैंने इधर ड्राइंग किया ना, कुछ कलर दिख रहा है, ऑरेंज कलर है, मतलब 2 महीने में अपने को टपो को रेफर करना। 2 महीना कहां से गिनोगे? फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच सेफा इज रिसीव्ड बाय AO। फिर मैटर जाएगा टपो के पास। तो ये देखो स्टेप 1 ये हो गया। स्टेप 2, अगर AO को डाउट है तो टपो को रेफर करेगा। फिर टपो क्या करेगा? थर्ड चीज करेगा। अभी टपो क्या करेगा? एसएससी से डॉक्यूमेंट्स मंगवाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स वालों को कंफ्यूजन क्या है, क्या ये एसएससी सेफ हार्बर के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो उसकी एलिजिबिलिटी को कंफर्म करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाएगा। कौन? टपो एसएससी से डॉक्यूमेंट्स मंगवाएगा। और डॉक्यूमेंट्स देख के टप्पो को लगा
कि भाई ये तो सेफ हार्बर के लिए एलिजिबल ही नहीं है, उसको रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर टपो ने कुछ जवाब नहीं दिया ना, तो अज्यूम करो मैं अप्रूव हो चुका हूं। ये भी इन लोग ने नोटिफिकेशन में बताया कि तुम लोग को पॉजिटिव चीज का रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो अज्यूम करो सब पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है। हाँ, अगर रिजेक्ट करना होगा ना, तो पक्का है कि 2 महीने में रिजेक्शन आएगा। बताओ 2 महीना कैसे गिनेंगे? ड्राइंग से समझो ना। सी सब एंड ऑफ द मंथ से गिना, 2 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच रेफरेंस इज मेड। ये ड्राइंग को थोड़े टाइम को ध्यान से देखो, तुमको लगेगा यार एकदम टेक्निकली ड्राइंग बनाई, एक ड्राइंग में सब कवर हो गया है। देखो मैंने कलर कॉम्बिनेशन भी वो हिसाब से यूज किया ताकि एकदम हॉच पॉच भी ना लगे। तो बताइए 2 months कैसे गिनना है? फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एओ मेड द रेफरेंस टू टपो। ओके, फिर अगर रिजेक्ट हो गया, एरो भी देख रहे हो ना, ये एरो क्या था? एसएससी ने डॉक्यूमेंट्स भेजे। फिर ये एरो का मतलब क्या है? टपो ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट किया ना, तो शायद एसएससी को बुरा लग सकता है कि रिजेक्ट क्यों किया मेरे को, आई एम एलिजिबल फॉर सेफ हार्बर। तो उसके लिए ही कैन फाइल इज ऑब्जेक्शन टू सीआईटी। ये देखो कितने टाइम में? 15 डेज। 15 डेज में ऑब्जेक्शन फाइल करेगा। 15 डेज कहां से गिनना है? देखो मैंने इधर इशारा किया है, 15 डेज नहीं, अभी डेज है ना, तो डेट टू डेट गिनेंगे। फ्रॉम द डेट व्हेन रिजेक्शन का ऑर्डर टपो ने एसएससी को दिया। अरे एसएससी को रिजेक्शन का ऑर्डर आया ना कि आप सेफ हार्बर के लायक नहीं हो, तो जिस दिन रिजेक्शन का पत्र आया उस दिन से, मतलब वो दिन को तो नहीं गिनेंगे, अगले दिन से 15 दिन में सीआईटी को हम लोग ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे कि मुझे सेफ हार्बर क्यों नहीं मिल रहा है, आई ऑब्जेक्ट इट। किसको ऑब्जेक्शन करना है? सीआईटी को। फिर सीआईटी उसमें घुस के देखेगा, चलो देखते सेफ हार्बर इसको क्यों नहीं मिल रहा है। एओ को डाउट हुआ, उसने टपो को भेजा, टपो ने रिजेक्ट किया, अभी भी एसएससी नाराज है, तो कुछ तो होगा ना। तो सीआईटी अभी इसमें घुसेगा। तुमको लग रहा है इतना मगजमारी क्यों करना है? अरे थोड़ी मगजमारी चलेगी, एक बार सेफ हार्बर अप्रूव हो गया ना, एसएससी को भी अच्छा है, इनकम टैक्स वालों को भी अच्छा है। तो सेफ हार्बर अप्रूव होने का मतलब क्या है? आर्म्स लेंथ प्राइस का झगड़ा झगड़ी कुछ भी नहीं होगा। उससे एसएससी को भी शांति, इनकम टैक्स वालों को भी शांति। तो उसके लिए अभी थोड़ा प्रोसीजर में टाइम लग रहा है, लेकिन इट इज एन इन्वेस्टमेंट, वी कैन से कि थोड़ा टाइम इन्वेस्ट किया, उससे एसएससी को भी शांति, गवर्नमेंट को भी शांति। तो अभी सीआईटी केस में घुसेगा। मतलब इन लोग केस में घुस के चेक क्या कर रहे हैं? वो एस गल वाले क्राइटेरिया में तुम सेटिस्फाई हो रहे हो कि नहीं, वो डिटेल्स चेक करना पड़ता है। और अगर सीआईटी को लगा हाँ यार ये तो बराबर है, तो ओके बोल देगा। या फिर सीआईटी को लगेगा नहीं यार तू एसएससी तू तो पागल ही हो गया यार, देखो नहीं मिलेगा सेफ हार्बर यार, जस्ट बिकॉज हमने सेफ हार्बर रूल खोला, कोई भी मुंह उठा के चले आओगे, नहीं मिलेगा तेरे को, तू लायक नहीं है, सीधा मना कर देगा विद इन 2 months। कहां से गिनोगे? ऑब्जेक्शन जब एसएससी ने फाइल किया उस महीने के एंड से 2 months। अपने ड्राइंग में जिधर भी मंथ से ना, एंड ऑफ द मंथ से गिनना है, और डेज है तो डेट टू डेट। तो ये 2 months कहां से गिनेंगे? फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ऑब्जेक्शन वॉज फाइल्ड बाय एसएससी टू द सीआईटी। और ये ऑर्डर का कॉपी, एक कॉपी एसएससी को देना पड़ेगा, एक कॉपी एओ को देना पड़ेगा, क्योंकि एओ को मालूम पड़े ना कि क्या बंदा अप्रूव हुआ है कि नहीं, क्योंकि एसएससी का स्क्रूटिनी करने वाला तो एओ ही है। तो एओ को तो फाइनली अपडेट करने पड़ेगा फाइनली हुआ क्या है। ये 2 महीने में ना अगर सीआईटी को रिजेक्ट करना है तो बोलेगा। अगर उसने कुछ जवाब नहीं दिया ना 2 महीने तक, तो एसएससी को क्या सोचना चाहिए? अप्रूव हो गया हूं मैं। अरे ये भी सीबीडी, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, सीबीडी ने बोला है कि सेफ हार्बर रूल का जब झगड़ा होता है और उसमें सीआईटी ने कुछ जवाब नहीं दिया इन 2 महीनों में, तो एसएससी को मानना चाहिए डीम टू बी अप्रूव्ड। तो ये पूरा ड्राइंग याद कर लो। ओके, एक बार क्या अपने हाथों से ड्राइंग बना लोगे, याद हो जाएगा। और सी तुम लोग टाइम लिमिट देख रहे हो, एकदम मस्त सीक्वेंस में जा रहा है। देखो जो स्टेप 1 था वहां से 2 months में रेफरेंस, और रेफरेंस के ही 2 months में रिजेक्शन, और रिजेक्शन के ही 15 दिन में ऑब्जेक्शन, और ऑब्जेक्शन के ही 2 महीने में फाइनल सीआईटी का ऑर्डर। फील करो एकदम सीक्वेंस में। ओके, मतलब एक एसएससी को किस किस इंसान से सिर खपाना पड़ेगा, पहले एओ, फिर टपो, फिर सीआईटी। लेकिन इतना डिटेल झगड़ा झगड़ी रेयरली होगा। वो तो क्या है, कोई कोई एसएससी लोग का धंधा इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है ना कि देयर इज अ कंफ्यूजन वेदर ही इज एलिजिबल और नॉट। ओके,
अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा साधा एसएससी होगा जो एस गर्ल के क्राइटेरिया में आराम से बैठ रहा है तो एओ उसका फॉर्म 3 सेफा ऑटोमेटिकली अप्रूव करेगा। मतलब इनकम टैक्स से कुछ नोटिस वोटिस आएंगे ही नहीं। मतलब समझो अपना सेफ हार्बर इज डिक्लेयर्ड एज वैलिड। तो क्या सेफ हार्बर की थियरी में ये चीज भी ऐड कर दो। ओके, तो बस अपने स्टैट्यूटरी अपडेट समाप्त। जैन 26 के जो स्टैट्यूटरी अपडेट है ना वो समाप्त हो गए। देखो प्लस सी, जो बच्चे जैन 26 या फिर मई 26 में भी एग्जाम देंगे ना उन लोगों को क्या सितंबर 25 अटेम्प्ट वाला भी जो स्टैट्यूटरी अपडेट है ना वो भी देखना पड़ेगा, प्लस ये भी देखना पड़ेगा। ओके, वो तो क्या हर एग्जाम में बच्चा जो अपेयर करेगा तो स्टैट्यूटरी अपडेट और जुडिशियल अपडेट दोनों चीज को सीरियसली लेना चाहिए। फर्क क्या मालूम है, स्टैट्यूटरी अपडेट में सीबीडीटी के रीसेंट नोटिफिकेशंस का समरी होता है और जुडिशियल अपडेट में रीसेंट केस लॉस होते हैं। ओके, तो ये स्टैट्यूटरी अपडेट वाला चीज खत्म हो गया अपना।